हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2015 रिलीज्ड फिलिपिनो हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है बिन्हे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग एंड मैरिड कपल डैनियल और सिंथिया को दिखाते हुए जो एक नए शहर बागुयो में शिफ्ट कर रहे थे। घर के केयरटेकर मिसेस सांतोस उन्हें वेलकम करती है और बातों बातों में हमें पता चलता है ये घर असल में डैनियल के दोस्त एलेक्स का है। वैसे घर तो काफी खूबसूरत था, स्पेशियस भी, लेकिन मेन सिटी से काफी दूर था। आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे, मगर इससे सिंथिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा उसे तो पहली नजर में ही घर पसंद आ चुका था। आसपास का शांत माहौल और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था उसे। मे बी ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए मे बी अपने इस नए शुरुआत के लिए वो एक्साइटेड थे इसलिए। मगर डैनियल के लिए मामला कुछ अलग था। बागुयो असल में उसका होम टाउन था, उसका बर्थ प्लेस। यही उसका जन्म हुआ था, यही उसकी परवरिश हुई थी, उसका स्कूल कॉलेज सब यही है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने मनाली शिफ्ट कर लिया था और पिछले 7-8 सालों से वहीं रह रहा था वो। ऐसे में अपने शहर वापस आकर उसे तो खुश होना चाहिए था ना। लेकिन हम उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं देखते, रादर एक अजीब तरह से उदासी छाई हुई थी वहां। एक्चुअली यहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं था उसका। यह शिफ्टिंग तो उसे मजबूरी में करनी पड़ी। एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुका था वो। नई शादी, ऊपर से आने वाले बच्चे को लेकर बहुत बुरा फंसा था बेचारा। ऐसे में सिंथिया के पेरेंट्स ने उसे मॉनेटरी हेल्प ऑफर तो किया था, लेकिन डैनियल को उनके सामने हाथ फैलाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि सिंथिया की माँ ऑलरेडी उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। ऐसे में अगर उन्हीं से पैसा लेना पड़े तब तो वो जिंदगी भर सुनाती। इससे बचने के लिए डैनियल ने फाइनली अपने बेस्ट फ्रेंड एलेक्स से बात करी और एलेक्स ने उसे अपने कंपनी में एज अ पार्टनर ज्वाइन करने का ऑफर दिया। मगर ये जॉब बागुयो में था और उसी के कारण इतने सालों बाद अपने होम टाउन में वापस लौटना पड़ा उसे। एलेक्स ने अपने इस घर में उन्हें रहने भी दिया, वो भी बहुत ही कम रेंट पे। तो डैनियल बहुत ही ग्रेटफुल था अपने दोस्त के प्रति। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने दिनों तक कोई कांटेक्ट ना रखने के बावजूद एलेक्स उसकी इतनी मदद करेगा। बट ऑल्सो एलेक्स से उसका आखिरी सहारा भी था। अगर यहाँ उसे काम नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता उनका। सिंथिया भी उनके हालत से भली भांति रूबरू थी। इसीलिए जब एक रात डैनियल उससे कहता है कि एलेक्स और उसकी पत्नी जेल उनसे मिलने आने वाले हैं, तब सिंथिया बहुत खुश हो जाती है। मगर साथ में थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील करती है, क्योंकि ये उनका फर्स्ट मीटिंग होने वाला था। बिसाइड्स सिंथिया थोड़ी क्यूरियस भी थी कि अगर एलेक्स उसका इतना अच्छा दोस्त है तो डैनियल ने उसे अपने शादी में क्यों नहीं बुलाया, और बाकी के दोस्त एलेक्स के अलावा और किसी से उसका कोई कांटेक्ट कैसे नहीं। और ये शहर अगर उनका होम टाउन है तो उसने कभी सिंथिया को यहाँ लेकर क्यों नहीं आया। काफी सारे सवाल चल रहे थे सिंथिया के दिमाग में, बट क्लियरली डैनियल इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। बहुत ही क्लेवरली बात को घुमा देता है वो। सिंथिया भी उसे और इंसिस्ट नहीं करती। उसे पता था डैनियल कभी यहाँ वापस आना ही नहीं चाहता था, कुछ तो दिक्कत है उसे इस शहर से। पर क्या, वो ही सिंथिया कभी समझ नहीं पाई, ना डैनियल ने उसे कभी कुछ बताया। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। सिंथिया अपने न्यू लाइफ से यूज्ड टू होने लगती है और डैनियल भी अपने नए काम से। बहुत ही स्मूथली चल रहा था सब कुछ। सिंथिया ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक नए शहर में आकर वो इतनी जल्दी एडजस्ट कर लेगी। मिसेस सांतोस ने उनके लिए एक हाउस हेल्प भी अरेंज कर दिया था, मारिंग नाम से, तो सिंथिया को और पूरा दिन अकेले रहना नहीं पड़ रहा था। मगर इसी बीच उनके आसपास कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगी थी, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उनके पास। जैसे हर सुबह जब डैनियल काम पे निकल जाता था तो सिंथिया को लगता था कोई छुपकर उसे देख रहा है, किसी की आंखें फॉलो कर रही है उसे। इवन छोटे बच्चों की किलकारी भी सुनाई देती थी सिंथिया को। इनिशियली उसे लगा शायद पड़ोस के कोई बच्चे होंगे, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये आंखें घर के अंदर भी उसे फॉलो करती रहती है 24/7। जब वो घर के कामों में बिजी होती है तब, जब वो और डैनियल आपस में बातें कर रहे होते हैं तब, और रात में जब वो लोग गहरे नींद में होते हैं तब भी हमेशा कोई साए की तरह पीछा करता है उसका। उधर इसी बीच एक दिन डैनियल के साथ भी एक अजीब हादसा होता है। एक दिन जब वो एलेक्स के साथ साइड के तरफ जा रहा था तो रास्ते पर कुछ सामान खरीदने के लिए उन्हें एक स्टोर में रुकना पड़ा। काफी बड़ा स्टोर था, काफी सारे लोग थे। इवन डैनियल को तो पेमेंट करने के लिए लाइन में खड़ा भी होना पड़ा था। मगर कुछ वक्त बाद ही अचानक उसे जैसे एक झटका लगता है।
उसके बिल्कुल कान के पास कोई उसका नाम पुकारता है। और जैसे ही डैनियल पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है पूरा स्टोर एकदम खाली हो चुका है, कहीं कोई नहीं है। बस आईने पे किसी के मिट्टी से भरे पैर दिखने लगते हैं जो धीरे धीरे उसी के तरफ बढ़ रहा था। उधर डैनियल जब ये सब कुछ देख रहा था तब इन रियलिटी कुछ भी बदला नहीं था। स्टोर तब भी लोगों से भरा हुआ था। इनफैक्ट लाइन में तो सभी उस पर चिल्लाने लगे थे कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उनकी आवाज़ से ही फाइनली डैनियल का होश लौटता है और वो भागकर बाहर निकल जाता है। गाड़ी में बैठकर भी उसे काफ़ी वक्त लग जाता है खुद को संभालने में। वो समझ नहीं पाता एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या। उधर जाते जाते जब वो और एलेक्स बात कर रहे थे तो एलेक्स उससे पूछता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद अचानक ही ये शहर छोड़कर चला क्यों गया, किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा और इतने सालों बाद अचानक लौट भी आया। जवाब में डैनियल कहता है बात बहुत ही सिंपल है, तब उसे मनीला में एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला था, इसीलिए उसे सडन डिसीजन लेना पड़ा। और अभी शादी के बाद सिंथिया को एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था। मनीला से दूर किसी और शहर में घर बसाना था, इसीलिए उसने यहाँ वापस आने का डिसीजन लिया। दैट्स ऑल, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। अब इस जवाब से एलेक्स तो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन हम समझ पाते हैं कि डैनियल झूठ कह रहा है। फर्स्टली मनीला में वो कोई खास काम नहीं करता था, इसीलिए तो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। सेकेंडली यहाँ आने के बारे में सिंथिया ने कभी उसे कुछ बताया ही नहीं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के इतने एडवांस स्टेज पर उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर हो। एंड फाइनली डैनियल के मनीला में शिफ्ट होने से अपने दोस्तों से कांटेक्ट ब्रेक करने का क्या ताल्लुक, वो तो वो ओवर फोन एंड सोशल मीडिया भी रख सकता था ना। लेकिन डैनियल ने तो जैसे खुद को सभी से अलग कर लिया था, किसी को इतने सालों तक पता भी नहीं था कि वो कहाँ रह रहा है। पर क्यों, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एलेक्स को ना इतना सब पता था ना वो इस बारे में इतना दिमाग लगाता है। वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को वापस पाकर ही खुश था। उसी रात वो अपनी पत्नी जेल के साथ डैनियल के घर डिनर पर भी पहुंच जाता है, जहां बातों बातों में उनके पुराने दोस्त और कॉलेज की बात आती है। इंटरेस्टिंगली डैनियल कॉलेज कैंपस से ज्यादा उसके पीछे वाली जमीन को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड था, जो जेल को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन सभी ने बहुत ड्रिंक कर रखा था तो कोई ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता। उधर उसी रात जब जेल और एलेक्स सो रहे थे तो जेल को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। बार बार उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, उसका नाम पुकार रहा है, और तो और उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज भी आ रही थी। अब भले ही एलेक्स को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन उनके सो जाने के बाद हम सच में किसी को देखते हैं उनके बेड के पास खड़े उन पर नजर रखते हुए। ये वही एंटिटी थी जो सिंथिया पर भी नजर रखती थी। जेल उसे देख तो नहीं पाती, लेकिन उसकी प्रेजेंस फील जरूर कर पाती है। डर के मारे पूरी रात तो नींद ही नहीं आती उसे। नेक्स्ट डे घर वापस जाते वक्त सिंथिया को सब कुछ बताकर जाती है वो, जो सिंथिया डैनियल को बताती है। लेकिन डैनियल कोई भाव नहीं देता इस बातों को। उसका कहना था जेल है ही डरपोक, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, इसीलिए उसे हर जगह भूत दिखता है। अगर यहाँ सच में भूत रहा था तो उससे पहले तो सिंथिया को दिखना चाहिए था ना, वही तो रहती है इस घर में पूरा दिन। इतना सब कुछ एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी जब सिंथिया का मूड ठीक नहीं होता तो फाइनली डैनियल उसे बाहर घुमाने ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था इस घर में सिंथिया को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतना अच्छा और बड़ा घर इतने कम रेंट पे उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो उस दिन वो लोग डिनर बाहर करते हैं, चर्च जाते हैं और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन आखिरी स्टोर को विजिट करते वक्त उनके साथ एक अजीब कांड होता है। उस स्टोर में जो ओल्ड लेडी बैठी थी वो अचानक ही सिंथिया को जकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें देखा है उस बड़े घर में रहते हुए, तुम वहाँ सेफ नहीं हो, वहाँ मत जाना। अब उनकी सारी बातें तो सिंथिया समझ नहीं पाती, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज यूज कर रही थी। तो वो घर आकर डैनियल से पूछती है उनका मतलब, मगर वो कुछ कहता ही नहीं। सिर्फ इतना कहता है कि इन सारी सुपरस्टिशियस बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब सिंथिया खुद भी इन सब चीजों में यकीन नहीं रखती थी, तो वो भी बात को टाल देती है, लेकिन इससे सच्चाई तो बदल नहीं जाती ना। उल्टा वो एंटिटी और ज्यादा डेस्परेट हो पड़ती है खुद को रिवील करने में। इस बार बारी थी डैनियल की। उसी दिन शाम को जब वो शाल ले रहा था तो हम उसके पीछे एक छोटी बच्ची का साया देख पाते हैं। डैनियल खुद भी फील कर पाता है उसे, उसकी विस्परिंग्स सुन पाता है, एग्जैक्टली उस स्टोर वाले हादसे की तरह। फिर जब वो अपने ठंडे हाथों से डैनियल को छू जाती है तब तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की तरह कांप उठता है डैनियल। लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा डर लग रहा था उसे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
उसे पता नहीं था आगे से ये एंटिटी हर कदम पे पीछा करने वाला है उसका। जैसे नेक्स्ट डे जब वो साइट पर ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा था, तो अचानक ही उसके कैमरा के सामने उस बच्चे की स्पिरिट आ जाती है। उसका भयानक चेहरा देखकर डैनियल के रूह तक कांप उठती है, लेकिन वो किसी से कुछ बता नहीं पाता, ना एलेक्स से ना ही सिंथिया से। उधर घर में सिंथिया के साथ भी एक हादसा हो जाता है। वो इस घर के प्रीवियस ओनर्स के बारे में बहुत क्यूरियस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतना अच्छा घर, इतना वेल डेकोरेटेड, इतना वेल फर्निश्ड, इसे कोई बेच कैसे सकता है। तो उसी बात का पता करने वो उस दिन मारिन को साथ लेकर बेसमेंट में जा पहुंचती है और कुछ फोटो एल्बम्स उठाकर लाती है। वहाँ उसे कुछ फैमिली फोटोज मिलती है जिसमें एक प्यारी सी बच्ची की फोटो भी थी। जब वो उन्हें देख ही रही थी, तब अचानक ही हमें उसके पीछे उस छोटी बच्ची की आत्मा फिर से नजर आती है। सिंथिया उसे देख तो नहीं पाती, लेकिन उसके हंसने की आवाज से जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे क्लियरली दिखाई देता है कि कोई छोटी सी बच्ची भागकर ऊपर की तरफ चली गई। उसके फुटस्टेप्स की आवाज तब भी घर में गूंज रही थी। सिंथिया भी उसका पीछा करती है, लेकिन ऊपर जाके चेक करने पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो बेहोश हो जाती है, और होश लौटने पर उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि उसने क्या देखा था। एक बहुत ही अजीब सिचुएशन फेस कर रही थी सिंथिया। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन एक अनकंफर्टेबलनेस हर वक्त इरिटेट कर रहा था उसे। इधर मारिन को ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना ही कुछ सुनाई दे रही थी। उल्टा सिंथिया की बातों से वो डर रही थी, इसीलिए उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था सिंथिया के लिए। ऐसे में वो डैनियल से बात करने की कोशिश करती है। नहीं, उसे डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताती, बस पूछती है कि क्या इस घर में पहले कभी कोई ऐसी फैमिली रहती थी जिनकी बेटी थी। जवाब में डैनियल बताता है नहीं, एटलीस्ट उसे तो नहीं पता। एलेक्स ने उससे कहा था कि इस घर के प्रीवियस ओनर्स बहुत ही रिच लोग थे, इस घर को ऐसा रेस्ट हाउस ट्रीट करते थे, सिर्फ समर्स में ही आते थे यहाँ, पर वो लोग चाइल्डलेस थे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही आते थे। तो फिर वो बच्ची की फोटो किसकी है? मन ही मन यही सोच रही थी सिंथिया, लेकिन डैनियल से और कुछ नहीं कहती। बेकार में उसे परेशान जो करना नहीं चाहती थी वो। उधर डैनियल भी उससे अपनी हालत छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बच्ची की स्पिरिट तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। हर रात बेड के पास खड़े उसे घूरते रहती थी वो, ऐसे डैनियल से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। और फिर एक रात अचानक ही डैनियल की नींद टूट जाती है एक आवाज से, म्यूजिक बॉक्स की आवाज से, जो उनकी नर्सरी से आ रही थी। पर उन लोगों ने तो कभी कोई म्यूजिक बॉक्स खरीदा ही नहीं था, और इतने रात गए वो अचानक अपने आप चालू कैसे हो गया। डैनियल जब वहीं चेक करने नर्सरी में जा पहुंचता है तो उसे वहां किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके गर्दन को छूकर गुजर जाता है, और हम देख पाते हैं उसके पीछे वही स्पिरिट खड़ी है, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं है, वो तो हवा में उड़ रही है। बिना देखे भी डैनियल को डर से गूज़बम्स आने लगा था, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो स्पिरिट बिल्कुल उसके सामने जाकर हाजिर हो जाती है, और उसका भयानक चेहरा देखकर डैनियल लिटरली भाग निकलता है कमरे से, जिस चक्कर में वो गिर जाता है और उसे अपने सामने वही स्पिरिट फिर से एक बार दिखाई देती है। उसके पैर घाव से भरे हुए थे, सड़ चुके थे, कीड़े निकल रहे थे वहां से। डैनियल से और वो नजारा सहन नहीं होता। वो किसी तरह बेडरूम में जा पहुंचता है और सिंथिया के पास लेट जाता है। आंखें बंद करके खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब बस एक बुरा सपना है और कुछ नहीं, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो गलत था। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो स्पिरिट उससे खुद को अटैच कर चुकी थी। उसके मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। हर गुजरते दिन के साथ डैनियल को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था, इसीलिए वो ज्यादातर समय चर्च में बिताने लगा था। लेकिन वो कहीं भी रहे, वो स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ती। चर्च में भी हर वक्त उसे परेशान करती रहती है। ऊपर से उस रात कुछ ऐसा होता है जिससे डैनियल को समझ आ जाता है कि उसे स्पिरिट से छुटकारा पाना ही होगा, नहीं तो वो और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। एक्चुअली उस रात जब वो कुछ इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स कर रहा था, तब अचानक ही उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। सिंथिया तब पास में ही खड़ी थी, तो वो आगे आकर उसकी उंगली अपनी मुंह के अंदर डाल लेती है। डैनियल काफी सरप्राइज्ड हो जाता है उसके हरकतों से, क्योंकि वो ऐसा जनरली कभी करती नहीं थी। मगर जैसे ही सिंथिया नजरें उठाकर उसके तरफ देखती है, तब डैनियल को लगता है दूसरा झटका, क्योंकि सिंथिया की आंखें बिल्कुल काली थी। बहुत ही अजीब तरह से हंस रही थी वो। डैनियल के खून से उसके दांत लाल हो चुके थे, होठ लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटेंशनली डैनियल का खून पी रही है। नो डाउट
बहुत ही भयानक दिख रही थी वो। लेकिन ये भयानक नज़ारा थैंकफुली डैनियल को ज़्यादा देर देखना नहीं पड़ता, क्योंकि अगले ही पल उसे अपने सामने अपनी पत्नी नजर आ जाती है उसके नॉर्मल बर्ताव में। डैनियल के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे को देखकर जो खुद थोड़ा हैरान हो चुकी थी, उधर डैनियल भी कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके साथ अभी अभी हुआ क्या, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो उसी रात एलेक्स को कॉल करता है और उसके अंकल के बारे में पूछता है जो एक हीलर हुआ करते थे। एलेक्स जब बताता है कि वो अभी भी इसी शहर में रहते हैं तो डैनियल कल उसे उनके पास ले जाने की डिमांड करता है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ बताने से मना करता है वो एलेक्स को, ना जेल से ना सिंथिया से। उल्टा वो उनसे ये कहता है कि कल उनका एक साइड विजिट है जिसमें पूरा दिन लग सकता है, तो जेल उनके घर में आकर रहे तो बेहतर होगा। अब जेल को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो सुबह सुबह एलेक्स के साथ उनके घर चली जाती है और उसे ड्रॉप करके एलेक्स डैनियल को लेकर निकल पड़ता है अपने अंकल के घर की तरफ। रास्ता काफी लंबा था, लेकिन टेंशन के मारे डैनियल पूरा रास्ता कुछ बता ही नहीं पाता। उधर घर में हम जेल को बताते हुए सुन पाते हैं कि उसे इस घर में बहुत डर लगता है, कुछ तो अजीब है यहाँ, एक अजीब सा भारीपन। सिंथिया यहाँ पूरा दिन रह कैसे पाती है, उसे डर नहीं लगता। जेल सच में काफी टेंस्ड साउंड कर रही थी, लेकिन सिंथिया उसे कुछ नहीं बताती, ना वो बच्चों की किलकारी वाली बात, ना ही उन फुटस्टेप्स के आवाज के बारे में, ना वो जेल के सामने ये एक्सेप्ट करती है कि उसे भी कभी कभी किसी का प्रेजेंस फील होता है इस घर में। मे बी उसने कभी अपने नजरों से कुछ देखा नहीं था, इसलिए वो आवाजें तो उसका वहम भी हो सकता है ना। वो फालतू में जेल को और डराना नहीं चाहती थी, तो वो सिंपली बात को ये कहकर टाल देती है कि उसे इस घर में अच्छा लगता है, यह सन्नाटा उसे सुकून देता है। उधर वो लोग जब यही सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, ठीक तभी उन्हें ऊपर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है जेल का भाई जो उसके साथ ही यहाँ आया था वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया है। पर कैसे, कंप्लीटली ड्राई फ्लोर पर कोई ऐसे ही तो गिर नहीं सकता ना। उस लड़के का कहना था उसने अभी अभी एक छोटी बच्ची को यहाँ से गुजरते हुए देखा, तो उसका पीछा करते हुए ही वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और तभी उसके पैर एक डॉल पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। लेकिन वहां ना कोई लड़की थी और ना ही कहीं कोई डॉल पड़ा था, तो जाए से कोई उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन उनके वहां से गुजरते ही हमें वहां सच में एक डॉल पड़ा हुआ नजर आता है जिसे कोई उठा भी लेता है। उधर तब तक एलेक्स और डैनियल अंकल के घर पहुंच चुके थे। डैनियल ने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता भी चुका था, जिसे सुनकर पहले तो अंकल बार बार उससे पूछते कि क्या उसकी कोई दुश्मन है। वो उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली विक्टिम का ही कोई ना कोई कनेक्शन रहता है स्पिरिट के साथ। साथ में वो डैनियल से ये भी पूछती है कि क्या वो लोग इस नए घर में शिफ्ट करने के बाद कुछ चेंज किया था, कहीं डिगिंग करी थी या किसी चीज को हटाया था। जब सारे जवाब डैनियल ना में देता है तब अंकल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कहते हैं उसका प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करनी होगी। रात होते ही वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसकी तैयारी में लग जाते हैं और जैसे जैसे एक एक स्टेप पूरा होता है डैनियल को फील होता है उसके आसपास के माहौल में कुछ बदलाव आ रहा है, जो सिर्फ उसे ही महसूस हो रहा है। फाइनल एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, उसके आसपास से सभी गायब हो चुके थे। अचानक ही उसे फिर से वो छोटी बच्ची नजर आती है जिसे फॉलो करके वो एक ऐसी जगह जा पहुंचता है जहां सभी एक साथ खड़े थे, बिल्कुल स्टैचू की तरह। उसमें सिंथिया भी शामिल थी। सभी एक टक एक कॉफिन की तरफ देख रहे थे जिसके अंदर था खुद डैनियल, मतलब डैनियल का शरीर, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई उसकी लाश। वो मर चुका है। अपने आप को उस बेजान हालत में देखते ही डैनियल को जैसे एक झटका लगता है और उसका होश लौट आता है। पता चलता है रिचुअल पूरा नहीं हो पाया, रिचुअल के बीच में ही वो बेहोश होकर गिर गया था। कोई बहुत ताकतवर शक्ति अंकल को रिचुअल पूरा करने नहीं दिया। वो शक्ति बहुत ही नाराज है डैनियल से, बहुत नफरत करती है उससे। अंकल डैनियल को वार्न करते हैं कि ये शक्ति दिन ब दिन और शक्तिशाली होती जा रही है। डैनियल को खुद ही इससे छुटकारा पाना होगा, इस घर के प्रीवियस ओनर्स से बात करनी होगी, वो लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अब यहाँ जब ये सब कुछ हो रहा था तो घर में भी एक कांड होता है। देर रात जब सिंथिया पानी पीने किचन में जाती है तो एज यूजुअल हम उसके आसपास उस स्पिरिट को भी देख पाते हैं, जो इस बार फाइनली उसे भी दिखाई देती है। घर के बैक साइड में खड़े वो रो रही थी, जिसके आवाज से सिंथिया उसके तरफ खींची चली तो जाती है, लेकिन उसके पीछे मुड़ते ही उसका भयानक चेहरा देखकर डर के मारे बेहोश होकर गिर जाती है सिंथिया।
थैंकफुली उसके चीख से जेल जाग गई थी, तो वो तुरंत ही सिंथिया को हॉस्पिटलाइज कर पाती है। कुछ ही देर में डैनियल और एलेक्स भी वहां जा पहुंचते हैं और डॉक्टर से बात करने पर पता चलता है सिंथिया और उसका बच्चा दोनों ही बिल्कुल सेफ है, टेंशन की कोई बात नहीं। उधर होश लौटने पर सिंधिया भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ इतना कहती है कि उसने शायद किसी बच्ची को देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थी। अभी दिन के उजाले में तो वो सब कुछ उसे बस एक डरावना सपना लग रहा था, लेकिन डैनियल जानता था कि वो सपना नहीं था और अभी तो उसे खुद से ज्यादा सिंथिया और अपने बच्चे को लेकर टेंशन होने लगा था। तो वो और देर नहीं करता, अगले दिन ही मिसेस सांतोस से मिलने चला जाता है उस घर के बारे में पता करने, क्योंकि भले ही एलेक्स का परिवार उस घर के मालिक है, लेकिन उन लोगों ने मिसेस सांतोस के थ्रू ही उस घर को खरीदा था। वो ही उस घर की ब्रोकर थी। लास्ट ओनर से तो कभी एलेक्स मिला ही नहीं, इसीलिए उसे पता नहीं था कि इस घर में कुछ बुरा हुआ था या नहीं। मिसेस सैंतोस से मिलके डैनियल का पहला सवाल यही रहता है कि क्या उस घर में किसी की मौत हुई थी, लेकिन मिसेस सैंतोस कहती है कि नहीं, वो लोग तो बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ रहने आते थे, उन्हें बहुत ही पसंद था ये घर, वो लोग तो इसे बेचना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें परमानेंटली यूएस में शिफ्ट होना पड़ा, इसीलिए उन लोगों ने मजबूरन इस घर को बेच दिया अपने बाकी प्रॉपर्टीज और कंपनी के साथ। और रही बात उससे पहले वाले ओनर की, तो वो थे द गूजमैन फैमिली, वही ओरिजिनल ओनर है इस घर के। उनके अलावा यहाँ और कभी कोई नहीं रहा, पर उनके फैमिली में भी तो किसी की मौत नहीं हुई इस घर में। बस इतना कहकर अचानक ही रुक जाती है मिसेस सांतोस। डैनियल को समझ आता है वो कुछ कहने से हिचकिचा रही है। ऐसे में अचानक ही उनसे एक सवाल पूछता है डैनियल कि क्या उनकी कोई बेटी थी। जवाब में मिसेस सांतोस बताती है हाँ थी तो, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के बाद कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता। आज से 7-8 साल पहले की बात है। एक रात मिसेस गूजमैन अपने 6 साल के बच्ची को लेकर गाड़ी में घर लौट रही थी। अचानक ही उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो बेहोश हो पड़ती है, और जब उनका होश लौटता है तब तक उनकी बेटी गाड़ी में नहीं थी, गायब हो चुकी थी कहीं। अगले कई सालों तक उस बच्ची को ढूंढा गया, लेकिन ना वो मिली ना ही उसकी लाश। उसके गम में ही मिसेस गूजमैन पागलों जैसी हो गई बेचारी। उस एक्सीडेंट के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। फिर जब लगातार कई सालों तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो इन्वेस्टिगेशन बंद हो गया और उन लोगों ने इस घर को बेच दिया, यहाँ से चले गए। उस बच्ची का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। वो केस अभी तक अनसॉल्व ही है। इतना कहकर मिसेस सांतोस चुप हो जाती है और हम देखते हैं डैनियल के चेहरे से रंग उतर चुका है। शायद उसे लगने लगा था कि ये उसी बच्ची की स्पिरिट है। इसे पता करने का बस एक ही उपाय है, फोटो। उसे उस लड़की की फोटो देखनी थी जो सिर्फ उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिल सकता था। तो वो वही भागता है और उस फोटो को देखकर उसकी हालत जो होती है वो देखने लायक था। उसका पूरा शरीर टेंशन में कांपने लगा था, उसके हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे, क्योंकि ये लड़की वही थी। लेकिन डैनियल का डर का कारण सिर्फ ये नहीं था, उसे और भी बहुत कुछ रियलाइज हो चुका था, समझ आ चुका था कि वो आज जो कुछ भी भुगत रहा है उसका कारण वो खुद ही है। उस बच्ची की आत्मा उसे परेशान कर रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसके घर में रह रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि डैनियल के साथ उसका सच में एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता इसके बारे में सिर्फ उसे और डैनियल को ही पता है। इस पॉइंट पे सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट करता है और हमें डैनियल के ग्रेजुएशन की पार्टी की रात दिखाई जाती है, जब वो नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें नींद से भारी हो चुकी थी, लेकिन उस हालत में भी उसे स्मोक करना था, तो वो चलती गाड़ी में ही सिगरेट जलाता है, लेकिन संभाल नहीं पाता। उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाता है और उसे उठाने के चक्कर में ही उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसकी गाड़ी सीधे जाकर धक्का मारती है सामने से आने वाले एक दूसरे गाड़ी को, जिसमें थी मिसेस गूजमैन और उनकी बेटी। एक्सीडेंट काफी भयानक हुआ था। माँ और बेटी दोनों ही भयानक तरीके से घायल हुए थे। बच्ची का शरीर तो कांच तोड़कर बाहर निकल आया था। डैनियल से उसकी हालत देखी नहीं जाती। उसकी माँ तब भी बेहोश थी, तो डैनियल बच्चे को उठाकर खुद ही हॉस्पिटल की तरफ भागता है। बच्ची की सांस तब भी चल रही थी। अगर उसे ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो बच भी जाती, लेकिन हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर ही डैनियल की हिम्मत टूट जाती है। उसे अपना फ्यूचर धुंधला होता हुआ नजर आता है। उसे लगता है इस बच्ची का बचने का चांस बहुत ही कम है। अगर वो मर गई तो उसे अपनी पूरी लाइफ जेल में बिताना पड़ेगा। उसका करियर, उसके सपने सब खत्म हो जाएंगे जो वो होने नहीं दे सकता।
एक्सीडेंट होते हुए किसी ने नहीं देखा, तो अगर उसने खुद सरेंडर नहीं किया तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो ही गुनहगार है। तो फालतू में क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करना। उस मोमेंट पे एक बहुत ही सडन डिसीजन लेता है डैनियल। एक बहुत ही इनह्यूमन घिनौना अपराध करता है वो। उस बच्ची को लेकर डायरेक्टली चला जाता है अपने कॉलेज कैंपस के पीछे वाले जंगल में। वहां एक जगह मिट्टी खोदकर वही दफना देता है उस बच्ची को, ये जानते हुए भी कि वो तब भी जिंदा है। इसके बाद अपने गिल्टी कॉन्शियंस से बचने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। उसने ये शहर छोड़ दिया, अपने सारे दोस्तों से कांटेक्ट तोड़ दी, एक नए शहर में जाकर जितना हो सके छुपकर एक नई लाइफ बिल्ड करने की कोशिश करी। उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि उसे फिर से कभी बागुइयों में लौटना पड़ेगा। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसे सिर्फ इस शहर में लौटना ही नहीं पड़ा, साथ ही साथ उसे शेल्टर लेनी पड़ी उसी जगह जहां उसका काल उसका इंतजार कर रहा था, उससे बदला लेने के लिए। ये नियति का खेल नहीं तो और क्या है। लेकिन वो स्पिरिट इविल नहीं थी, ये तो उसका वेंजेंस था। इसीलिए ही तो उसने डैनियल के अलावा और किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाई। दोष ना उस घर में था, ना इस छोटी बच्ची की रूह दोषी थी। इस कहानी में अगर कोई विलेन था तो वो था खुद डैनियल। शुरू से ही उसे अंदाजा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहा था। मगर अभी सब कुछ जानने के बाद उसे रियलाइज हो चुका था कि यही उसकी डेस्टिनी है, उसी के कर्मों का फल है ये सब कुछ। शायद अभी बाकी लाइफ में उसे यही सब कुछ झेलना पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते डैनियल जैसे एक ट्रांस में गाड़ी चला रहा था। अचानक ही उसे ख्याल आता है कि वो हाईवे पर पहुंच चुका है। रात हो चुकी है पर वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहा था वो अभी तक, और ये रास्ता वही रास्ता है जहां 8 साल पहले वो भयानक कांड किया था उसने। इस बात का एहसास होते ही टेंशन में जैसे थरथराने लगता है डैनियल। उसका शरीर और उसके बश में नहीं था। तो कुछ देर खुली हवा में सांस लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है वो। उसे ख्याल नहीं रहता कि वो रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। ऐसे में अचानक ही पीछे से एक ट्रक आकर उसे उड़ा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार उसे भी वही दर्द सहना पड़ता है जो कभी उसने उस नन्ही सी जान को दिया था। फाइनली उस बच्ची ने अपना बदला पूरा कर ही लिया। लेकिन ये कहानी यहीं पर एंड नहीं होती। एट द एंडिंग सीन हम सिंथिया को देखते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे बहुत ही प्यार से अपने बेटी के बाल सहलाते हुए। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी बेटी के अंदर असल में उसी बच्ची की रूह है जिसकी जिंदगी उसके पति ने कभी छीन लिया था। जिस रात सिंथिया ने उसे देखकर बेहोश हुई थी, शायद उसी रात इस बच्ची ने उसके पेट में पल रहे बच्चे से खुद को अटैच कर लिया था। अभी उसी के जरिए वो वापस आ चुकी है डैनियल की बेटी बनकर उस अधूरे जिंदगी को पूरा करने। मे बी इसे ही नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स के बारे में ज़रूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।